शुरू करते हैं कहानी। आपके सामने दो ब्लॉक्स हैं, 4 किलो 6 किलो। एंड हमारा उद्देश्य और मकसद है कि ये जो 6 किलो का ब्लॉक है ना, इसको हमें पुल करके निकालना है। ठीक है, आपके सामने दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। एक बात का ख्याल रहे कि ये जो है, ये रस्सी भी ले सकते हैं, रॉड भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस नीचे वाले 6 किलो के ब्लॉक को खींच के निकालना है बाहर। तो देखो, इस तरह का सवाल करने में व्हाट आई वुड रेकमेंड इज कि जस्ट हैव अ फीलिंग कि आप इसको कैसे, जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे होगे ना, तो व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपीरियंस, उसकी विजुअलाइजेशन चाहिए। ऑलवेज एक काम हमें कर लेना चाहिए। यहां नॉर्मल रिएक्शन होगा 40 या ऊपर, क्योंकि 4 किलो का ब्लॉक है, 6 पे पड़ा है, तो कितना फोर्स चाहिए होगा उसका वजन बैलेंस करने के लिए 40। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन 40 होगा और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, इसको 1 मास मान लो पूरे को। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट द बॉटम? इट इज 100। एंड क्लियरली हाफ अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, तो सबसे पहला कार्य तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप फ्रिक्शन की वैल्यू जो कि लगने वाली है, अवेलेबल है, वो निकाल ले। ठीक है, तो यहाँ कितना फ्रिक्शन होने वाला है? 40 इंटू हाफ बोले तो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन यहाँ है। और यहाँ पे कितना फ्रिक्शन है? क्योंकि यहाँ नॉर्मल 100 है, 6 और 4 10 होते हैं, 10G 100। सो 100 इंटू हाफ इज 50। तो देखिए, ये हमने दो डेटा कैलकुलेट कर लिए, 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन। अब आपसे कहा क्या गया है कि प्रेम से जाइए और इस 6 किलो के ब्लॉक को नीचे से खींच के निकालने का है। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए बस, और कुछ नहीं, क्योंकि हमने घर में खूब सारी किताबें तो सरकाई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य होगा नीचे वाले इसको खींच के बाहर निकालना। तो जब हम इसको पुल करेंगे एफ, तो सर्टेन सी बात है कि दो जगह से इस पे रेजिस्टेंस आएगा, दो फ्रिक्शंस आपको एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। एक, ये ऊपर वाला जो 20 न्यूटन है, ये आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो जब तक ओवरकम होगा, तो ये भी फुल का फुल आपका अपोज कर रहा होगा। और जमीन पे कितना लग रहा होगा पीछे? 50। तो 20 ये और 50 ये। न्यूटन थर्ड लॉ देख लो, इस पे भी तो लगेगा 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी टू ब्लॉक प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा तब समझने में दिक्कत होगी अदरवाइज। तो क्योंकि ऊपर वाले ने आप पे 20 पीछे लगाया है, तो नीचे वाला ऊपर वाले पे 20 फॉरवर्ड लगाएगा ही। और ये 20 कौन बैलेंस कराएगा? वो रस्सा, ऊपर जो रोप नाम का एक कैरेक्टर है ना, तो वो रस्सा बैलेंस करा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार किसी बंधी हुई चीज को अपन खींचते हैं तो वो आती थोड़ी है, क्योंकि पीछे जो टेंशन लगी होती है वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को कैंसिल करवा देती है। सो क्लियरली इस क्वेश्चन का तो सपाट आंसर है कि एफ की वैल्यू आपको कितनी चाहिए ये कार्य पूरा करने के लिए? 50 और 20 70 न्यूटन लगाइए और इस ब्लॉक को इसके नीचे से रगड़ के ले जाइए। लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। अगेन स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? स्टेप 1 रहेगा हम पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लें। तो आई थिंक डेटा तो हमारे पिछले क्वेश्चन वाला ही है। तो यहां नॉर्मल है 20 और यहाँ नीचे है 60। नहीं, थोड़ा अलग है, पीछे 6 किलो है। हाँ सही बात है। सो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, जिसमें दो ब्लॉक पड़े हुए हैं, एक ऊपर 2 किलो है और नीचे 4 किलो है, और रस्सी बंधी हुई है, ऐसे चित्र आपके सामने बना हुआ है। इस सवाल को करने से पहले थोड़ी सी एक मेंटालिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी कि ये क्या चल रहा है। हम चाहते हैं कि नीचे वाले ब्लॉक को हम पकड़ के खींचें और वो आ जाए। नीचे वाला चलना चाहिए, हमें बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो हम जब नीचे वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो क्या क्या होगा इस सेटअप में, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, आई वुड रिकमेंड कि आप सब जगह फ्रिक्शन का वैल्यू लिख दें, डेटा कलेक्शन कर दें। तो डेटा कलेक्शन कहता है यहां नॉर्मल 20 है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट हाफ है, तो इस जगह पे जो फ्रिक्शन है दैट इज गोइंग टू बी 10। और यहाँ जमीन पे जो फ्रिक्शन है, क्योंकि नॉर्मल 60 है, 1 मास ले लो आप, पूरा 1 मास काली थैली में पैक कर दो, तो 6 किलो पड़ा हुआ है, तो जमीन से 60 लगना चाहिए। एंड यहाँ देयरफॉर फ्रिक्शन की वैल्यू आती है 30। तो ये डेटा कलेक्शन बोलते हैं अपन इसको, ये अपनी ही बोली हुई शब्दावली है, इसलिए डेटा पूरा इकट्ठा कर लिया। अब आपको कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जर्वेशनल फैक्ट के मद्देनजर दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चाहिए। चूंकि मैं इसको खींच रहा हूं, तो मैंने इसके ऊपर एक एफ मिनिमम फोर्स लगाना है, ताकि ये वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे आ जाए। वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब होता है रपटने, फिसलने या चल पाने की टेंडेंसी। हमें सिर्फ इसको चलाने की टेंडेंसी पे लेके आना है, दैट्स इट। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर एफ मिनिमम फोर्स लगाया इस तरफ, हम ये सोचें कि जब आप इसको राइट साइड खींचेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी इसको रोकेगा और नीचे वाली जमीन भी इसको रोकेगी। तो क्लियरली ये वाला फोर्स 10 न्यूटन सपट इस पे पीछे लगेगा, जैसा कि पिछले प्रश्न में भी लगा था, और इस पे लगेगा 30। तो ये दो फोर्सेस तो है ही। इसके अलावा आप देखो, एक टेंशन और है जिसकी वैल्यू हमें फिलहाल अभी पता नहीं है, टी।
अगर आप पिछले क्वेश्चन से इसको लिंक करें ना, तो जो ऊपर वाले ब्लॉक की टेंशन है वही तो घूम के आपके ऊपर लग जा रही है ना। मतलब यहां जो टेंशन बिल्डअप हुई होगी वो ही आप पे घूम के लग रही है। ठीक है, तो इसको जरा सोचने समझने की कोशिश करें। अच्छा, जब मैं ऊपर वाले का एफडी बनाता हूं तो कुछ भी नहीं करना मुझे, न्यूटन थर्ड लॉ पेयर, क्योंकि ऊपर वाले ने हम पे 10 लेफ्टवर्ड लगाया तो हमारे पे खुद पे 10 राइटवर्ड लग गया होगा, और टेंशन तो हम पे लगी रही है। और क्योंकि पूरा सिस्टम वर्ज ऑफ स्लिपिंग पे है, तो मेरी पहली इक्वेशन होगी T इज इक्वल टू 30 नहीं सॉरी T इक्वल टू 10। फोर्स बैलेंस कर दिया मैंने ऊपर वाले पे, तो ऊपर वाले से तो टेंशन की वैल्यू ही आ गई, क्योंकि ऊपर वाला भी रेस्ट पे है। सो T इक्वल टू 10, और नीचे वालों पे जब मैं देखता हूं, जब T का वैल्यू मुझे मिल ही गया है तो क्यों ना भर दिया जाए। और इससे मुझे साफ पता चलता है कि एफ मिनिमम की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आती है, 50 न्यूटन। मतलब आप 50 न्यूटन का फोर्स लगाइए और इस सेटअप को जस्ट चलाइए, जस्ट इट विल जस्ट बिगिन टू मूव। ओके, अच्छा, इसमें कई लोग के मन में ये ख्याल आ सकता है कि ये दोनों बराबर किस खुशी में। तो आप प्रैक्टिकली सोचो यार, आप कभी किसी नीचे वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं और कभी ऐसा हुआ कि नीचे वाला तो नहीं आया और ऊपर वाला दौड़ के आ गया आपकी तरफ। आपने डाइनिंग टेबल खींचने की कोशिश की, डाइनिंग टेबल तो नहीं आया, लेकिन ऊपर खाने की लगी हुई थाली आपके ऊपर दौड़ के आके टकरा गई। दैट डजंट हैपन प्रैक्टिकल, है ना। सो लेट्स बी प्रैक्टिकल, एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर बैलेंसिंग ऑफ दीज टू फोर्सेस। ऑल्सो रिमेंबर, द फ्रिक्शन की टेंडेंसी विल ऑलवेज बी टू अवॉइड एंड ओपोज द रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग को फ्रिक्शन ओपोज करता है। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें आपके पास ये जैसे ये एरो लगा रखा ना, ये किसी का हाथ नहीं है। मतलब ऐसे किसी के हाथ से इसको यूं पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि हाथ में तो क्या फ्रिक्शन भी होता है। तो मैं बेसिकली आपको एक डंडी दूंगा, डंडी जिसके यहाँ पे आगे स्मूथनेस होगी, स्मूथ डंडी, और इस ब्लॉक को इस दीवार के सहारे स्मूथ डंडी से टिका के रखा हुआ मैंने। तो क्या ये बात आपको ठीक लगती है कि हमने जो धक्का मारा है वो सिर्फ F होगा, F। वी आर नॉट एक्सर्टिंग एनी पैरेलल टू द सरफेस फोर्स ऑन टू द ब्लॉक। हम सिर्फ क्या फोर्स लगा रहे हैं, F। और F लगाने से ये ब्लॉक यहीं टिका रहना चाहिए, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। सवाल क्या है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड सो दैट दिस ब्लॉक स्टेज देयर। ये ब्लॉक वहीं टिका रहना चाहिए, प्रश्न ये है। So let me draw the free body diagram. ए बन गया। अच्छा, मैं वजन के दो कंपोनेंट लगा देता हूं। इधर लगेगा mg cos 37, mg sin 37, mg sin 37 इस तरफ along the slope, और mg cos 37। तो mg तो इसका हो गया 100, और sin 37 बोले तो ये हो जाएगा 60। So mg sin 37 and mg cos 37 is 80. Needless to mention, sin 37 3/5, cos 37 4/5। तो ये तो इसके है पैदाइशी फोर्स है। वजन आज तक किसका हम कर पाए, रिड्यूस कर पाए या इग्नोर कर पाए, वजन तो सबका ही लगता है। अब इसके अलावा आपने एक फोर्स लगाया है इस क्वेश्चन में, अप्लाई किया है अपन ने F, सो दैट ये आइटम दीवार के सटा रहे। मतलब ट्राई टू फील दिस सिचुएशन। आपने धक्का क्यों मार रखा उसको, सो दैट वो आपके माथे नहीं गिर जाए, और आपने कुछ एक्स्ट्रा धक्का मार रखा होगा सो दैट नॉर्मल भी होना चाहिए। नॉर्मल होएगा। अब नॉर्मल की जरूरत क्यों पड़ी आपको, नॉर्मल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको ये 60 भी तो बैलेंस कराना है, और ये 60 सिर्फ एक ही जने के भरोसे है, और वो है फ्रिक्शन। तो क्योंकि आपको मिनिमम क्रिटिकल वैल्यूज पूछी है, मिनिमम पूछा ना, मिनिमम फोर्स, तो आप फोर्स कम से कम लगाना चाहते हैं ताकि नॉर्मल भी जितना जरूरत है उतना ही आए। और नॉर्मल क्रिटिकल कैसे हो पाएगा, क्योंकि नॉर्मल से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो हमारा इस 60 को कम से कम बैलेंस कर दे। दैट इज अवर उद्देश्य। तो क्लियर कट बात है। जब आप मिनिमम क्रिटिकल केस की बात करते हो ना, तो 100% रिसोर्सेज यूज होने चाहिए। तो हमने फ्रिक्शन पूरा यूज कर लिया, म्यू एन 100% फ्रिक्शन इज यूटिलाइज्ड। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बैलेंस द फोर्सेस। आपका इक्वेशन आता है F इक्वल्स n प्लस 80, F इक्वल्स n प्लस 80 इन दिस डायरेक्शन। फोर्स बैलेंस हो गया, इधर टंटा खत्म। अब आप इधर देखिए, 60 इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू क्या है, ऊपर से निकाल सकते हैं हाफ। तो वैसे तो म्यू एन है, बट अगर मैं इसको हाफ इंटू एन कर दूं तो इससे एन का वैल्यू आता है हमारा 120। अब इस 120 का वैल्यू यहां ठूसिए, और एफ का वैल्यू पाइए 200 न्यूटन। 200 न्यूटन आपको लगाना चाहिए। सो दैट्स द करेक्ट एंड द फाइनल आंसर। लाइन बनाई है, 150 किलोग्राम के पट्टे के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और उसी पट्टे से जाती रस्सी को वापस रिसीव करके वो आदमी
खींच रहा है और आदमी मस्त बैठा हुआ है इसके ऊपर। तो थोड़ा सा अपन ये मेंटालिटी बिल्ड करें, विजुअलाइजेशन अपने मन में करें कि इस रस्सी को खींचने से जो टेंशन इस रस्सी में बिल्डअप होगी वो इस पट्टे पे भी लगेगी। तो देखा जाए तो दो फोर्सेस लग रहे हैं इस सेटअप के ऊपर, एक आदमी पे और एक गाड़ी पे। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि एक चटाई के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, आप उस बच्चे का हाथ भी खींच रहे हो और चटाई भी खींच रहे हो, यू आर पुलिंग बोथ। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज कि ये दोनों साथ साथ आने चाहिए। भाई कई बार ऐसा हो सकता है ना कि बच्चा हल्का है तो बच्चा तो आगे आ गया, चटाई धीरे धीरे आ रही है, या चटाई तेज आ गई, बच्चा धीरे आ गया, इम्बैलेंस हो सकता है। बिकॉज हमको यहाँ पर एक चीज समझनी चाहिए कि ये जो इस बच्चे ने जो इस आदमी ने जो फोर्स लगाया होगा इस रस्से में, वही इस रस्से में टेंशन है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट टेंशन ऑन द आदमी एंड टेंशन ऑन द पट्टा, दे आर सेम। पहला सवाल हमारा क्या बनता है इसमें? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच दे बोथ मूव टुगेदर। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए बस। तो आप कितनी ताकत इस आदमी को बोलोगे लगा भैया कि हम साथ साथ हैं। दूसरा केस ये कहता है कि यदि आदमी 300 लगाता है तो क्या होता है। इसका मतलब पहले केस का आंसर आएगा, फिर इस 300 का फैसला हो जाएगा। अगर ये 300 पहले केस के आंसर से कम है तो हम साथ साथ हैं, और अगर पहले केस के आंसर से 300 ज्यादा है तो फिर तो स्लिपिंग होगी, है ना। सो हाउ शुड वी स्टार्ट इज, क्योंकि पहला क्वेश्चन जब जब आपसे पूछ रहा है आप एफ मैक्स निकालिए कि ये पूरा सेटअप एक साथ चले। एक साथ का मतलब होता है वन मास। वन मास मतलब काली थैली ट्रीटमेंट। एक काली थैली लाएं और इस पूरे तामझाम को एक काली थैली में पैक कर दें। एंड व्हेन यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, मैं तो कह रहा हूं काली थैली का देखो डायग्राम भी मैं ऐसा बनाऊंगा काली थैली का, इस तरह का। ये आदमी मर्ज हो गया, देखो इस आदमी को मैंने मर्ज कर दिया इसमें, एंड आई हैव अ 200 किलोग्राम का सामान। इससे आपको वन मास जो मेथोडोलॉजी है उस पर आपका कॉन्फिडेंस और आपकी उम्मीद और बढ़ेगी उससे। काली थैली में पैक कर दो। अब इस आदमी ने इस रस्से को खींचा होगा, बढ़िया बात है, खींच तू, क्योंकि आदमी इज द बेसिक जनरेटर ऑफ द टेंशन। नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट दिस काली थैली इज एक्सपीरियंसिंग टू टेंशंस फ्रॉम आउटसाइड। ऑफ कोर्स वो टेंशन जनरेट आदमी ने की है, लेकिन ले दे के तो घूम के दीवार के सहारे से वो खुद ही पे लग गई ना, आप पे रिवर्स। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। एंड जमीन चकाचक है, देखिए जमीन चकाचक है। तो क्लियर कट इक्वेशन क्या आती है? 2t इज इक्वल टू 200 इंटू ए। ये है खेल। वन मास की इक्वेशन अपने पास एक सटीक आ गई, और इससे मेरे पास आ जाता है t इज इक्वल टू 100 ए। एक इक्वेशन मेरे पास आ गई। अजीब सी बात है कि ना मुझे टी पता है ना मुझे ए पता है, लेकिन अगर इनको वन मास की तरह चलना है तो ये रिश्ता तो ट्रू होगा। अब बात आती है, वन मास का फायदा ये होता है कि आपको कभी भी दोनों का एफबीडी नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक का ही एफबीडी बनाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट डेटा कलेक्शन। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, इस आदमी को कितना नॉर्मल रिएक्शन चाहिए? 50 किलो का आदमी है ये, 50 किलो का, तो 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन मांगता है इसको। तो अगर 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन इस आदमी पे लगेगा 500 न्यूटन का, तो यहां पर जो फ्रिक्शन अवेलेबल है ना, एफ मैक्स जो अवेलेबल है आदमी और पट्टे के बीच में, वो होगा 500 इंटू 0.6 एंड दैट इज 300 न्यूटन। 300 न्यूटन का फ्रिक्शन इस आदमी की पैंट और जिस पट्टे पर ये बैठा है उसके बीच में अवेलेबल है। एक तो ये डेटा इकट्ठा किया। अब यहां आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि इस आदमी और पट्टे के बीच फ्रिक्शन क्यों लगेगा। वहां से आपको एक सॉल्यूशन और क्लू मिलेगा। क्यों लगेगा भाई फ्रिक्शन? मैं बताता हूं। इसलिए लगेगा क्योंकि आदमी हल्का है और पट्टा भारी है। एंड व्हेन आई लुक एट दिस डायग्राम आई रियलाइज दैट द टेंशंस व्हिच आर एक्सपीरियंस्ड बाय आदमी एज वेल एज पट्टा आर इक्वल। एंड इफ द आदमी इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग टी and the patta is also experiencing T, I can clearly understand that the tendency of acceleration of आदमी will be more, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है तेरे पे और तेरा वजन कम है, सेम फोर्स लग रहा है पट्टे पे और पट्टे का वजन ज्यादा है, तो तेज चलने की चेष्टा कौन करेगा? मनुष्य। आदमी तेज चलने की चेष्टा करेगा, जब वो खींचेगा ना तो खुद तेज जाएगा, और वही फोर्स नीचे पट्टे पे लग रहा है तो पट्टा उतना तेज नहीं आएगा। और फ्रिक्शन के जीवन का क्या उद्देश्य है? घिसने नहीं दूंगा, घिसा ही नहीं होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन कह रहा है एक काम करना पड़ेगा, इस मनुष्य को तो आप लगिए पीछे फ्रिक्शन, इस आदमी पे तो लगाएंगे अपन फ्रिक्शन बैकवर्ड्स, ताकि इस आदमी जो कि ऑलरेडी तेज चलने की कोशिश कर रहा है वो तो आदमी तो थोड़ा थांबा, थोड़ा स्लो हो जाए। और ये जो पट्टा है इस पट्टे को बढ़ाओ, क्योंकि ये तो पट्टा तो चल ही नहीं रहा ढंग से। अब आप देखिए, अगर फ्रिक्शन की ये सेटलमेंट बैलेंसिंग कराने की कैपेबिलिटी जिंदा रही तो हम साथ साथ हैं।
अदरवाइज फ्रिक्शन कह देगा मेरे से नहीं हो रहा ये बैलेंस, क्योंकि आदमी और उसको बैलेंस करने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए वो कहीं 300 से ज्यादा ना हो जाए। तो हाउ विल यू फाइंड द क्रिटिकल केस? द क्रिटिकल केस विल बी व्हेन, मैं आदमी का एफबीडी बना रहा हूं, देखिए आदमी का जब मैंने एफबीडी बनाया तो आदमी पे लग रहा है टेंशन टी आगे और फ्रिक्शन लगाइए पीछे, क्योंकि आदमी के जल्दी जल्दी जाने की टेंडेंसी है, और आप इस फ्रिक्शन को संपूर्ण 300 लगा दो, 100% रिसोर्स इज यूटिलाइज्ड। इस केस में जो इसका एक्सीलरेशन आ रहा होगा वही इस ऊपर वाली इक्वेशन की वैलिडिटी का लास्ट एक्सीलरेशन है। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन ये 300 विल नॉट बी एबल टू कीप द सेटअप इन वन मास, क्योंकि मांडवली करने वाले की भी तो एक दम होता है ना, किसने लेवल का झगड़ा हो रखा है तो मैं सेटल करा दूं, ठीक है। मोर द फोर्स दिस आदमी अप्लाइज, मोर इज द डिफरेंस इन द एक्सीलरेशन। जितना ज्यादा टी लगाओगे उतना उसका एक्सीलरेशन और उसका एक्सीलरेशन का जो अंतर है वो ज्यादा आएगा, तो फ्रिक्शन को सेटल उतना ज्यादा होता जाएगा ना फ्रिक्शन। सो व्हाट इक्वेशन शुड आई राइट फॉर द मैन? इट इज T minus 300 इज इक्वल टू, आदमी का मास है 50, सो 50 इंटू A, और उसने पूछा व्हाट इज द फोर्स, तो T पूछा है, क्योंकि जो फोर्स वो लगाता है वही तो T होता है। तो आप T बराबर 100A है, तो इसका मतलब ये 50A किसके बराबर हो जाएगा? T/2 के बराबर। द मोमेंट आई कीप T/2 हियर, T/2 इधर आ जाएगा, तो T का वैल्यू आ जाएगा 600, है ना। 50A की जगह अपन को क्या भर देने का है वहां से? T/2, सो T/2 इज 300, तो T इज इक्वल टू 600। तो मैंने कौन सी इक्वेशन सॉल्व की है? एक तो ये फर्स्ट वाली और एक ये सेकंड वाली, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन ने निकाल दिया। अभी कोई लोग बोले मैं तो ये वन मास जानता ही नहीं, ये वन मास नहीं लिखा मैंने, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप ऐसा ही एक एफबीडी जमीन पट्टे का भी बनाना, और पट्टे का एफबीडी क्या बनाओगे आप? ये पट्टे का एफबीडी, पट्टे पे लगा लेना आगे T, और क्योंकि आदमी पे पीछे 300 फुल फ्रिक्शन लगा दिया तो इस पे आगे लगा देना 300, और इसका एक्सीलरेशन लिख देना A, वजन इसका 150 किलो है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी इसकी? T + 300 इज 150 है। फिर उसको और इसको सॉल्व कर लेना, T - 300 इज 50 है, दोनों को सॉल्व करके यू कैन गेट इजीली A एंड T, वेयर T इज 600 एंड दैट इज योर F max. This is your maximum force which you can apply. ओके, आप देखिए हमने जो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला है वो है 600, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें तो लिखा है अगर आदमी 300 न्यूटन लगाएगा तो क्या होगा? तो 300 तो 600 से छोटा होता है, और अगर 600 से छोटा है तो फिर तो कोई टंटा ही नहीं है। दे आर गोइंग टू मूव एज वन मास, एंड ये मैं बना देता हूँ, बहुत फटाफट से हो जाएगा ये, इसमें कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आपने टेंशन, इस आदमी ने कितनी ताकत से खींचा है? 300, तो 300 आदमी पे और 300 ही घूम के पट्टे पे, सो टोटल फोर्स हो गया 600 इज इक्वल टू टोटल मास हो गया इन दोनों का 200, सो 200 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो 3 से आगे जाएगी, एंड इवेंचुअली आप चाहो तो सिर्फ आदमी का एफबीडी बना के फ्रिक्शन की जो एप्लीकेबल वैल्यू है वो भी निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स 300 है, और हम ये जानते हैं कि इस पे फ्रिक्शन कितना किधर लगना चाहिए, पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, और एक्सीलरेशन कितना आया है 3, आदमी का मास कितना है 50, तो मेरी इक्वेशन आदमी की आती है 300 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 50 इंटू 3, और इसको आप सॉल्व करके फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 150। तो आप देखिए 150 जो है वो अवेलेबिलिटी से तो कम ही है ना। व्हाट वाज द फ्रिक्शन अवेलेबल इन द प्रीवियस पेज? फ्रिक्शन अवेलेबल ऑन द प्रीवियस पेज 300, एंड नाउ फ्रिक्शन तो 150 ही लग रहा है, तो जिसकी जेब में 300 रुपए होते हैं वो 150 का खर्चा करता है, तो आपको डाउट थोड़ी होता है उस पर कि हाँ यार 300 इसकी जेब में थे, 150 खर्च कर दिए इसने, हाउ हार्ड इज इट? ये सवाल हमारे सामने है जिसमें 500 किलो का एक ब्लॉक है विद अ वर्टिकल आर्म, उसके ऊपर एक स्लाइडेबल मोती है, फ्रिक्शन बिटवीन मोती एंड द स्लाइडेबल आर्म इज हाफ, 500 ग्राम का ये स्ट्रक्चर है, जमीन स्मूथ है। हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दिस मोती बीड? बीड का एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। जब मैं इस सेटअप को छोड़ देता हूं तो हमें यह समझना है कि ये जो मोती है, ये मोती इस सेटअप के साथ इधर भी चलेगा, बोले तो इस तरफ भी चलेगा, और ये मोती इसके ऊपर वर्टिकल डाउनवर्ड्स भी आएगा। एंड एज वी नो that these two directions are independent, horizontally this side and vertical additional motion which this moti is going to do, they are two independent directions, and therefore
हम एक बात पे सब जने एग्री करें कि जो मोती है, इस मोती का ये वाला एक्सीलरेशन और इसका ये जो गाड़ी है नीचे की पीले रंग की आधा किलो की, ये दोनों एक्सीलरेशन बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में एज वेल एज डायरेक्शन में। इनका तो खैर डायरेक्शन भी बराबर है और इसका भी। तो मैं ये मानता हूं कि इन तीनों का एक्सीलरेशन आई कैप में, मतलब इस मोशन के डायरेक्शन में, दोनों का ए, एंड उसका उस लटकने वाले ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए होएगा। तो हम इस सेटअप को वन मास मान सकते हैं इन दिस डायरेक्शन, एंड देयरफॉर इस पूरे सेटअप को आप 1 किलो का आइटम मान लो, 1 किलोग्राम का। तो ये तो सेटअप आपका ऐसा हो गया जैसे 1 किलो का सामान यहां पड़ा है एंड 4 किलो का ब्लॉक नीचे टंगा हुआ है, 4 किलो 1 किलो, इस तरह का हो गया ये सेटअप। तो इसका एक्सीलरेशन हमारा क्या आता है? चलाने वाला फोर्स तो हो गया 40, 4 किलो का वजन 40 होता है, डिवाइड बाय टोटल मास हो गया 4 + 1, विच इज, इसको सॉल्व करो तो आता है 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दैट क्लियरली मींस दैट इस डंडे के ऊपर ये जो मोती पड़ा है ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, और ये भी 8 से जा रहा है और वो 8 से नीचे जा रहा है। लेकिन हमें एक बात और समझनी है कि भैया तेरा एक्सीलरेशन इस तरफ 8 तो आ गया, मोती की बात कर रहा हूं मैं, एंड वो क्यों आया होगा 8? भाई चला कैसे तू इस तरफ? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी इस पे, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन, कलर व्हाइट ही रखते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी इसके ऊपर, उससे आया होगा ये 8। और नीचे की तरफ इसका खुद का वजन होगा, आधा किलो का है, तो आधा किलो का वजन कितना होता है? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन जो है वो इसका वजन हो गया आपके, 5 न्यूटन इसका वेट है। और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि इसको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, नॉर्मल इज इक्वल टू आधा किलो इंटू एक्सीलरेशन 8 है, तो नॉर्मल आ गया 4, और फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हाफ है तो म्यू एन होता है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन अवेलेबल कितना हो गया? 2, मात्र 2, तो 5 से तो कम है 2, तो 2 आप ऊपर लगा लो, तो इसका डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आ जाता है 5 - 2 इज इक्वल टू हाफ इंटू a डैश, एंड a डैश कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब द एडिशनल एक्सीलरेशन व्हिच द बीड इज एंजॉयिंग, इज 6, और रिजल्टेंट निकाल लो आप 6 और 8 का, तो 10 आएगा। सो इट इज हेडिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विद एन एक्सीलरेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब इधर तो कर लो 8 और इधर कर लो 6, ये दो एक्सीलरेशन इसके। ओके